गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट फिनिश हो चुका। आई होप आप सब ने क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे। नाउ यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चैप्टर हमारे शामिल किए हुए हैं, लेसन 11 एंड लेसन 12। लेसन 11 है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट और लेसन 12 है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेन फॉरेन माने विदेश, अब्रॉड मतलब अदर देन आवर कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री। यही बात समझ में आती है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। तो पहले तो क्या हुआ करता था कि नॉर्मली हम बार्टर सिस्टम वगैरह यूज़ करते थे, तो कमोडिटी टू कमोडिटी हो गया, या हम जब केवल नेशनल लेवल पर ही अपना बिजनेस करते थे तो कोई ऐसी इशू नहीं आई। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हो गया 1991 में, तो हमारा इंडिया का भी जो बिज़नेस है वो बाहर तक फैल गया। बाकी देश तो कर ही रहे थे, इंडिया का बिज़नेस भी क्या हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैल गया। तो लेकिन हर कंट्री का जो करेंसी होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, कहीं पौंड, कहीं येन, कहीं रूबल, कहीं दिनार। इस तरह से हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी है ना। और हर कोई ये चाहेगा कि अगर मैं किसी को माल बेच रहा हूँ, मैं किसी को सेल आउट कर रहा हूँ, तो वो मुझे मेरी करेंसी के अंदर पेमेंट करे। हम भी यही चाहेंगे ना, जब हम किसी को अपना माल सेल आउट करें तो क्या होगा, हम भी यही चाहेंगे कि वो हमको रुपीज़ में पे करें। तो वैसे ही हर कंट्री ये चाहती है कि या तो वो मुझे मेरी करेंसी में पे करे, या फिर जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज़ हैं, और ये जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज़ होती है वो कैसे बनती है, गुडविल से, कि भाई कौन सा देश कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली, डिफेंस वाइज, एक ग्रोथ वाइज, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी अच्छी है। जो मतलब रिच कंट्रीज़ होती हैं उनकी जो करेंसी होती है उनकी वैल्यूज़ ज़्यादा होती है। लाइक अमेरिका की जो करेंसी है वो इंडिया से 70 टाइम्स ज़्यादा है। 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 70, तो बहुत ज़्यादा है ना, कि मैं अपना 70 रुपीज़ दूँ तब मुझे $1 मिलेगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग वहाँ का करेंसी होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हर करेंसी का अपना एक वैल्यू होता है कि इसके बदले इतना मिलेगा। जैसे आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हो कि मैं 20 रुपये देकर 25 रुपीज़ अभी रेट चल रही है, 25 रुपीज़ देकर मैं 1 किलो आलू लेकर आती हूँ, ठीक है। तो अब 1 किलो आलू का वैल्यू क्या हो गया, 25 रुपीज़। उसी तरह से क्या होता है कि करेंसी का भी वैल्यू होता है, इतने रुपए देकर मैं इतना डॉलर ले सकती हूँ, या इतने डॉलर के बराबर मेरा रुपीज़ है। तो अब हमें सबसे पहले जानना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू ऑल फॉरेन करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। क्लियर? तो फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू ऑल फॉरेन करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। को पता लग रहा है? ये लाइक US डॉलर, ब्रिटिश पॉन्ड एक्सेट्रा, इन इंडिया रुपीज़, रशिया रूबल। इस तरह से खूब सारे अलग अलग कंट्रीज़ का क्या है, अलग अलग है। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया, तो रुपीज़ क्या है, रुपीज़ जो रुपीज़ है वो अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्या है फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज क्या है, इंडिया के बिहाफ पर देखो तो US डॉलर, ब्रिटिश एक्सेट्रा, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपीज़। और उसके बदले में अगर मैं किसी फॉरेन की करेंसी लूँ तो मुझे क्या लेना होगा, डॉलर, लाइक ब्रिटिश के पौंड, जापान का येन, रशिया का रूबल। इस तरह से जो अदर कंट्रीज़ की करेंसी है वो मेरे लिए क्या हो गई, फॉरेन करेंसी हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे हम, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है ना। अब करेंसी तो हमने देख ली कि फॉरेन एक्सचेंज होता है, हमें एक देश से दूसरे देश को, एक कंट्री टू दूसरी कंट्री को एक्सचेंज करना पड़ता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर द करेंसी ऑफ द अदर कंट्री इज कॉल्ड द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? तो जिस रेट पर हम
एक कंट्री दूसरी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करती है, बदलती है, वो कहलाती है आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट. लाइक इफ dollar can be exchanged for ₹70, then value of rupees will be ₹1 is equals to 1/70 or 0.0143 डॉलर. क्या मतलब हुआ इसका कि एक 70 रुपये देने के बाद मुझे क्या मिलेगा, $1 मिलेगा. मुझे $1 के बदले क्या करना होगा, लिखा ना, $1 के बदले मुझे कितने देने होंगे, 70 रुपये मुझे देने होंगे, तब मेरा $1 पूरा होता है, मुझे $1 मिलता है. या मैं ये कह लूँ कि ₹1 की वैल्यू अगर डॉलर में लगाई जाए तो वो है आपकी $0.0143. तो अभी हमने जाना कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, दोनों के बारे में हमने जाना. अब कितने टाइप्स के होते हैं, क्या एक ही टाइप का फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम चलता होगा? नहीं. फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स का है. टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट 3 टाइप्स के होते हैं. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेकंड है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और फिर है आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम. अब इसके अंदर जो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है. वो रेट जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दी जाती है उसे हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं. दूसरी में आती है आपकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो मार्केट के फ्लक्चुएशन से जो रेट सिस्टम डिसाइड होता है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. एंड थर्ड मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम. इसमें दोनों फ़ायदे में आपको मिलेंगे. कुछ गवर्नमेंट का इसके अंदर फोर्स होता है और कुछ ये मार्केट के इन्फ्लुएंस से भी एक्सचेंज होती है. तो दोनों मिक्स, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का मिक्सचर जो है वो आपका मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम के अंदर मिलेगा. अब हम बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम refers to a system in which exchange rate for a currency is fixed by the government. Such a rate does not vary with change in demand and supply of foreign currencies. Only government has the power to change it. मतलब इसको चेंज, इस सिस्टम के अंदर क्या होगा आपके कि केवल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो एक्सचेंज रेट को फिक्स करे कि भाई आपको कितने रुपए के बदले कितना डॉलर मिलेगा, या इतने डॉलर के बदले आपको रुपीज़ मिलेगा, इतना रुपीज़ मिलेगा. ये मार्केट से फ्लक्चुएट नहीं होती है, ये मार्केट से फ्लक्चुएट नहीं होती, इस पर केवल गवर्नमेंट का पावर चलता है. ऐसा नहीं है कि मार्केट में इस कंट्री का करेंसी का डिमांड ज़्यादा है, इसका तो उसकी रेट ज़्यादा हो गई, या इस कंट्री की डिमांड की सप्लाई ज़्यादा है तो रेट कम हो गई. ऐसा नहीं होता है. ये मार्केट की डिमांड और सप्लाई से फ्लक्चुएट नहीं होती है, ये केवल आपके गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाती है. अब इसमें भी क्या है आपके, जो हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें भी 2 तरह का सिस्टम है. एक तो है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और दूसरा है आपका बेल्टन वुड्स सिस्टम. तो सबसे पहले हम जानेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में. तो अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ईच करेंसी वैल्यू, अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ईच करेंसी वैल्यू वॉज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. समझ में आया कि जो भी किसी भी कंट्री का करेंसी है वो किस में स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, गोल्ड में, कि भाई आप इतने गोल्ड के बदले आपका ये है, इतना मिलेगा आपको. हेंस द एक्सचेंज रेट वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द गोल्ड वैल्यू. ठीक है, एक्सचेंज रेट वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द गोल्ड वैल्यू ऑफ करेंसीज. द
that have to be exchanged thus was referred to as mint part value of exchange. तो क्या कहते हैं? mint part value of exchange. A typical fixed exchange rate system was associated with the gold standard system of 1880 1914. इसका क्या मतलब हुआ? 1880 से 1914 तक हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो किया जाता था, और जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो किसके द्वारा? गोल्ड की वैल्यू, जो करेंसी का जो वैल्यू है वो गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से अकॉर्डिंग एक्सचेंज किया जाता था, फिक्स्ड किया जाता था. मतलब गोल्ड का वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका करेंसी का वैल्यू फिक्स्ड कर दिया जाता था. आपने गोल्ड कितना इसके अगेंस्ट में है, आप कितना गोल्ड इसके अगेंस्ट में रख रहे हो, उसके हिसाब से आपकी करेंसी का वैल्यू डिसाइड किया जाता था. लेकिन आपके कुछ समय बाद बेल्टन वुड सिस्टम को हमने अडॉप्ट कर लिया. कौन से सिस्टम को? बेल्टन वुड सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया. 1914 तक तो क्या था आपके? 1914 तक तो आपके गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम चल रहा था. उसके बाद हमने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जो आपका 1944 है, उसमें आपकी एक प्लेस है, यूएसए का एक प्लेस है, जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी. उसके तहत सब जो बेल्टन वुड सिस्टम नाम दिया गया इसको. एक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, एक जगह का नाम है ये बेल्टन, उस जगह पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. उस जगह के नाम के पीछे इस सिस्टम का नाम क्या पड़ा है? बेल्टन वुड सिस्टम नाम पड़ा है. तो 1944 में यूएसए के एक प्लेस है बेल्टन, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके कारण इस सिस्टम का नाम बेल्टन वुड सिस्टम पड़ा है. अब ये है क्या? बेल्टन वुड सिस्टम है क्या और इसके अंदर किया क्या जाता है? मैंने अभी आपको क्या बताया कि 1914 तक तो हम गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से करेंसी का रेट फिक्स कर रहे थे. लेकिन जब ये कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में, तो उसके बाद क्या हुआ? अंडर बेल्टन वुड सिस्टम गोल्ड वॉज रिप्लेस्ड बाय यूएस डॉलर. गोल्ड को किस में रिप्लेस कर दिया गया? यूएस डॉलर में रिप्लेस कर दिया गया. अंडर दिस सिस्टम ऑल करेंसीज वर पैक्ड और लिंक्ड टू यूएस डॉलर एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. मतलब एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के रूप में जो यूएस डॉलर है वो सामने आया, और सभी ने गोल्ड की जगह किसको रिप्लेस कर दिया? यूएस डॉलर को रिप्लेस कर दिया. द कंट्रोल बैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ ईच IMF मेंबर, IMF का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे फाइनेंस पर आपका नज़र रखती है कि भाई कौन सा देश किस तरह से फाइनेंशियल को कर रहा है, ज़रूरत पड़ने पर लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है. और क्या होता है, जो पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं, वरना वो जो छोटी कंट्रीज़ होती है उनके पर क्या करेगी? अपना अधिकार जमा लेगी और उनको दबाने की कोशिश करेगी. तो ये सारा मॉनिटरिंग का काम जो है कि भाई कोई किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाए. बिज़नेस भी जो है, जैसे बिज़नेस हेल्दी बना रहे, इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह फाइनेंसिंग सिस्टम के अंदर कोई देश किसी के ऊपर हावी ना हो जाए, इसको देखने के लिए IMF है. जो कंट्रीज़ हैं उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन्हें उधार देने के लिए भी यह ऑर्गेनाइजेशन तैयार रहता है. तो IMF के जो मेंबर्स हैं, जितने भी IMF के मेंबर्स हैं, उनके सेंट्रल बैंक ने उसको अडॉप्ट किया कि हाँ, हम गोल्ड की जगह US को अपना करेंसी का वैल्यू मानने को तैयार है कि जितनी हमारे इसके बदले इतना US डॉलर मिलेगा, उसको स्टैंडर्ड मानने को राज़ी हो गए. तो द सेंट्रल बैंक ऑफ ईच IMF मेंबर वॉज कमिटेड टू कन्वर्ट द करेंसीज इनटू डॉलर एट अ फिक्स्ड प्राइस, एंड एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वॉज पॉसिबल ओनली थ्रू डायरेक्शन फ्रॉम द इंटर. ओके, तो इस तरह से हमने आज फिक्स्ड रेट सिस्टम के बारे में जाना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में जाना. अब कल हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज्ड
फ्लोटिंग रेट सिस्टम के बारे में जानेंगे।